हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर के अंदर भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। अब इसके अंदर हमें दो केसेस पढ़ने होते हैं। पहला केस वो है जिसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा केस वो है जिसके अंदर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे। आज इनर्ट की बात करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें किया क्या क्या है हमने। पहले तो यहां पर हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, ये हमारा हो गया बीकर। इस बीकर के अंदर डाला हमने सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड फॉर्म का मतलब होता है कि आप पानी के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को तब तक मिक्स करेंगे जब तक वो अपने वर्ज पे नहीं आ जाता। वर्ज का मतलब होता है कि जिसके बाद अगर आप उसके अंदर और कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि पानी के अंदर आप थोड़ा कॉपर सल्फेट डालते हो वो घुल जाता है, और डालते हो तो घुल जाएगा। फिर एक स्टेज आ जाएगी जिसके बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। बस वही जो स्टेज होती है वो सैचुरेटेड स्टेट होती है मेरे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन की। ठीक है, पहली बात तो ये समझो। अच्छा, तो इसके अंदर क्या क्या है अभी तक मेरे पास? इसके अंदर मैंने डाला है कॉपर सल्फेट, वैसे ब्लूइश कलर का होता है ना इसलिए मैंने ब्लू रंग का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। प्लस इसमें पानी है, ठीक है, प्लस इसमें पानी है। अब आपको पता है कि जो पानी होता है वो हमारा होता है द पोलर कोवलेंट कंपाउंड, और इसके अंदर कंडक्टिविटी को मतलब बढ़ाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा कैटलिस्ट हमें डालना पड़ता है, और जो अप्रोप्रिएट कैटलिस्ट है वो हमारा होता है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी डालते हैं। वो सिर्फ इस वजह से क्या होता है कि पहली बात तो ये लो वोलेटाइल का होता है, जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये मेरे जो इस इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा? जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, ठीक है, मतलब आसानी से जो आयंस आपके फ्लो कर पाएंगे या कंडक्शन में हेल्प करेगा, है ना, उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, एक्चुअली में क्या करता है कि आयंस को जल्दी टूटने में हेल्प कर देता है। तो ये एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। तो जिसके बाद क्या होगा कि इसमें जल्दी आयंस फॉर्म होंगे, और जल्दी आयंस फॉर्म होंगे तो जल्दी फ्लो ऑफ आयंस होंगे, तो कंडक्शन आराम से टेक प्लेस कर पाएगी। तो ये बस आपने बात यहां पे ध्यान रखनी है कि मेरे पास क्या है, एक बीकर है, उस बीकर के अंदर क्या है, मैंने यहाँ पे एक सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इसमें डाला है, और उसके अंदर थोड़ा सा हमने ड्रॉप डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। ऐसा करने से सिर्फ इतना ही होता है कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, कैटलिस्ट की तरह काम कर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी कैसे? जब जल्दी से नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे, राइट, और वो करने में सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प करेगा। अच्छा, क्योंकि हम यहां पर केस स्टडी कर रहे हैं किसकी? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की बात हम कर रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से यहां पे क्या होगा कि यहां पे हम दो इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ध्यान से मैं क्या क्या कर रहा हूं, और ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो प्लैटिनम के लिए गए हैं। ठीक है, किसके? प्लैटिनम के हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। और प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हमने क्यों लिए जी? प्लैटिनम इसलिए लिया है ताकि ये खुद इस इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट ना करे, इसलिए उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड कहा जाता है। दोनों ही मेरे प्लैटिनम के बने हुए हैं। अब हम क्या करेंगे? ऑब्वियस है जी, किसी एक को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और दूसरे को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, और इसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अच्छा, अब आपको मतलब अच्छी तरह समझाने के लिए कि यार ये कैसे काम करता है कैसे नहीं करता, तो आपके लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो लाया हूं। पहले हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, अब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास क्या है, एक बीकर है, बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो डाला हुआ है। ये दो इलेक्ट्रोड्स आप यहां देख सकते हो, दोनों प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं। इसमें से मैंने करंट को पास कर दिया। अब देखिए, जैसे हम इसके अंदर करंट को पास करते हैं तो क्या ऑब्जर्व होता है? ये देखिए, ये खतरनाक चीज सी ऑब्जर्व होनी शुरू होती है। सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बुलबुले उठ रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब है कोई गैस तो यहाँ पे इवॉल्व हो ही रहा होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो इसका पहले ब्लूइश कलर था, ये देखिए कितना ब्लूइश कलर था, है ना, आते आते अब इसका जो कलर है वो फेड सा होने लग गया।
देख रहे हो पहले कितना ब्लू था, और जो ब्लूइश कलर है वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो गया। अच्छा, इसके साथ यहां देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडिश ब्राउन कलर जो का कुछ जो मतलब कोई चीज इसके साथ चिपकनी शुरू हो गई है। तो वो क्या है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। बट द थिंग इज, इसमें कुछ आपके मतलब जो ये इलेक्ट्रोड को अगर मैं इनिशियली इसके मास को वेरी करूंगा तो, और इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद अगर इसके मास को मतलब मैं मेजर करूंगा तो ये थोड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि इसके साथ ना कुछ मटेरियल चिपक जाता है। अब वो मटेरियल क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ना थोड़ी देर बाद हमें ये भी दिखता है कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के आसपास ना यहां पर फिर गैस भी एक इवॉल्व होनी शुरू हो जाती है। बाकी क्या होता है क्यों होता है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन अभी आप यहां देखो, मैं इस इलेक्ट्रोड की बात कर रहा था, देख रहे हो कि इसके अंदर कुछ चीज चिपकी हुई है ना, रेडिश ब्राउन सी कलर की ये आपकी कोई चीज है जो इससे चिपका हुआ है। वो क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए पहले आप इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट और ये जो ऑब्जर्वेशन है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। देखिए, अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेरे पास यहां पर है कॉपर सल्फेट है, प्लस मेरे पास पानी है। तो जब मैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करूंगा तो जो कॉपर सल्फेट है आपका दैट इज CuSO4, ये जो कॉपर सल्फेट है ऑब्वियस है बेटा ये डिसोसिएट होगा आयंस के अंदर, ये बनेगा Cu2 पॉजिटिव और साथ में क्या बनेगा SO4 नेगेटिव। और उसी तरह अगर मैं H2O के बारे में बात करूंगा तो ये क्या होगा, ये भी डिसोसिएट होगा किसके अंदर, H पॉजिटिव साथ में OH नेगेटिव आयंस के अंदर। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो यहां पे मेरे पास 4 आयंस हैं। कौन कौन से, उनमें से कॉपर का 2 पॉजिटिव आयन है, SO4 2 नेगेटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन है एंड OH नेगेटिव आयन है। तो इन टोटल मेरे पास क्या होते हैं यहां पर पार्टिकल्स की बात करें तो टोटल वैसे 5 होते हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी होते हैं। लेकिन चलिए आयंस की बात करते हैं, तो आयंस कितने हैं यहाँ पे, हमारे पास 4 आयंस होंगे और ये हैं वो आपके आयंस। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि यार एक्चुअली में बताइए कैथोड में क्या हो रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, कैथोड सबसे पहले अंडरस्टैंड, जो कैथोड है प्लेटिनम का बना हुआ है। ठीक है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके अंदर हमें मिलेंगे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये आप आराम से यहां पे देख सकते हो। इसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव है, ये दोनों के दोनों कहां जाएंगे, मेरे H पॉजिटिव आयन मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा अट्रैक्शन की वजह से। और जैसे यहां पहुंच जाएंगे, अब मुझे यहां पे देखना होगा कि इन दोनों में से पहले डिस्चार्ज कौन होगा, और उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी सीरीज बताई हुई है। अगर आप सीरीज में जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है, इसीलिए जो कॉपर है वो पहले डिस्चार्ज आपका होगा। तो प्लीज इस बात को समझें कि यहां पर हो क्या रहा है कि अगर आप सीरीज को ध्यान से देखते हो तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आपका लाई करता है, इसी वजह से पहला डिस्चार्ज कॉपर का होगा। लेकिन जब कॉपर पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगा उसके बाद वहां पर हाइड्रोजन जाएगा और डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस भी बनती है। लेकिन वो तभी बनेगी जब कॉपर के जितने भी आयंस है वो पूरी तरह डिस्चार्ज तब जब तक नहीं हो जाते तब तक ये सब ऐसा चलता रहेगा, हाइड्रोजन तब तक इवॉल्व नहीं होगी। आई होप ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई। सो देखिए हो क्या रहा है, हो सिर्फ यही रहा है कि कॉपर जो 2 पॉजिटिव आयन है ये मेरे नेगेटिव वाले के पास जाकर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, और जिसकी वजह से ये मेरा कॉपर का जो एक स्टेबल एक एलिमेंट जो है वो मेरा बनना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि अब ये स्टेबल एलिमेंट है तो यही वो है जो इसके साथ यहां पर चिपकना शुरू हो जाएगा, स्टिक करना शुरू हो जाएगा। अगर आपको याद हो कि एक इलेक्ट्रोड था ना जिसमें रेडिश ब्राउन कलर जो था उसमें कुछ आपका चिपका हुआ था, वो एक्चुअली ये कॉपर ही है जो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। आई होप आपको ये जो कैथोड की रिएक्शन है ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। देखिए अब हम बात करेंगे एनोड की। अब एनोड की अगर मैं कहानी बताऊं तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तो मेरे पास SO4 नेगेटिव आयन है और दूसरा है OH नेगेटिव आयन। अब मुझे यह डिसाइड करना है कि इन दोनों में से पहले डिस्चार्ज कौन करने वाला है। तो बस सीरीज को देखो, सीरीज को देख के साफ क्या नजर आ रहा है। अब देखो आप तो अपने आप ही समझदार हो बेटा, सबसे ऊपर क्या है SO4 नेगेटिव और नीचे क्या है आपका OH नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले डिस्चार्ज कौन होगा, 100% OH नेगेटिव आयन आपका डिस्चार्ज होगा। और जब OH नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होता है तो उसके साथ क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी स्टडी किया था, बाकी एक बार फिर से देख लीजिए क्या होगा। सो OH नेगेटिव आयन अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है क्योंकि उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
जिसकी वजह से हमें मिलता है एक OH का न्यूट्रल मॉलिक्यूल। बट ये OH ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, वो OH फर्दर एक OH से मिलकर बन जाता है H2O का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन, सिर्फ एक एटम ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। अब देखिए इसी तरह से दो और OH आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, फिर से एक पानी का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन जो है सिंगल ऑक्सीजन को क्रिएट करेगा। अब ये सिंगल ऑक्सीजन के एटम ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, ऑक्सीजन अपने ही ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल क्रिएट करता है जो कि स्टेबल होता है आपका, और वो गैसियस स्टेट में हमें मिल जाता है। तो अगर मैं इन दो इक्वेशन को आपस में कंबाइन करूं तो OH और OH बन गया आपके पास 2OH, प्लस ये OH और OH बन गया 2OH, साथ में ये H2O और H2O मिल गया 2H2O, और ये वो ऑक्सीजन है जो आपस में मिलकर बनता है O2, और एज ए फाइनल प्रोडक्ट यही हमें एनोड में मिलता है। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर मेरे पास कैथोड है तो कैथोड में हमें क्या मिलेगा, तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर मेरे पास, क्योंकि वहां पर कॉपर है और कॉपर के पास 2 पॉजिटिव, मतलब कॉपर क्या है, 2 पॉजिटिव आयन है, इसमें डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, तो वह कैथोड के पास जाके वहां से इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना एक न्यूट्रल एटम क्रिएट करके और वहां पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आपको याद हो तो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर हमें पिंकिश या रेडिश ब्राउन जो कलर का एक डिपॉजिट जो दिख रहा था हमें इलेक्ट्रोड पे, वो एक्चुअली में कॉपर ही होता है। और दूसरे अगर आपको याद हो वीडियो के अंदर, तो मैंने आपको दिखाया था कि दूसरे इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा था कि वहां पे गैस जो थी वो बबल करके बाहर आ रही थी, वो एक्चुअली में ऑक्सीजन ही था जो हमारे एनोड पे बन रही है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कैथोड की बात करें तो वहां पे जो कॉपर के एटम्स है वो डिपॉजिट होते हैं न्यूट्रल होकर, डिस्चार्ज होकर, और अगर मैं एनोड की बात करता हूं तो उस कंडीशन में हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिलता है। आई होप आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मैं आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट के बारे में समझाना चाहता हूं, तो जल्दी से वही देख लेते हैं। आगे चलते हैं नोट को लेकर। अब देखिए नोट इसमें 2-3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे। देखिए लेट अस टॉक अबाउट अवर फर्स्ट नोट। तो फर्स्ट नोट कहता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अब देखिए आप जानते हो कि हमारे एनोड के अंदर क्या बन रहा था बेटा, ऑक्सीजन, तो ये मेरा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, कैथोड की अगर बात करूं तो थोड़ा सा पिंकिश या रेडिश ब्राउन कॉपर जो है वहां पे डिपॉजिट आपका होता है, ये भी हमने यहां पे देख लिया है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। देखिए बात ये है आपकी यहां पर कि जब तक आपके कॉपर के आयंस पूरी तरह डिपॉजिट या पूरी तरह एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हो जाते, जब तक आयंस है तब तो आयंस है, जब तक वो पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं हो जाते तब तक H पॉजिटिव आयन उसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रहेगा। मतलब क्या हो रहा है आप भी जानते हो यार, देखो ये मेरा क्या है नेगेटिव, ये Cu2 पॉजिटिव है और H पॉजिटिव है, ठीक है। अब Cu पॉजिटिव पहले इसलिए डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि वो सीरीज में सबसे नीचे है, H पॉजिटिव तो बेचारा वैसे का वैसे पड़ा है। लेकिन जब Cu2 पॉजिटिव पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया, जितने भी आयंस हैं वो पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुके हैं, उसके बाद बचता है H पॉजिटिव आयन। अब ये H पॉजिटिव आयन मेरे फिर अब इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को लेना शुरू कर देगा, और आप अच्छी तरह जानते हो कि जब एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो बन जाता है H, और वो H अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब ये गैसियस स्टेट के अंदर आपको मिलेगा। तो ये H फर्दर एक H से मिलके बनता है H2, और एज अ गैस हमें वहां पर इवॉल्व होनी शुरू हो जाती है। और वही बात यहां लिखी हुई है, कहते हैं व्हेन द डेपोजिशन ऑफ Cu आयंस is completed, then electrolysis of water will take place, hydrogen gas is liberated at the cathode and oxygen is liberated at anode। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो देखिए अब ये जो नोट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है आपका। देखिए आप बात को समझें। आपको जब मैंने वीडियो दिखाया था तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था उसका कलर देखा था ना, कैसा था, वो ब्लूइश कलर का था। लेकिन जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हुई तब देखा कि उसका जो ब्लूइश कलर है वो फेड हो चुका है। अब सवाल ये है कि जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लूइश कलर है वो है क्यों। तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लूइश कलर है वो आपके Cu2 पॉजिटिव आयंस की वजह से होता है, मतलब कॉपर आयंस की वजह से होता है। लेकिन जब वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कैथोड के पास जाकर अपने आप को न्यूट्रलाइज मतलब डिस्चार्ज कर लेते हैं, तो अब उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की जो प्रेजेंस है वो बहुत कम हो जाएगी, मतलब ना के बराबर ही है, और इसी वजह से उसका जो कलर है वो फेड होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे 2 पॉजिटिव आयन जो है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की जो क्वांटिटी है जैसे जैसे कम होनी शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे कलर आपका फेड होना शुरू हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली एट द एंड वो बिल्कुल कलरलेस आपका हो जाता है। और एक बार वो कलरलेस हो गया तो उसके बाद सिर्फ आपके पास जो पानी है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस जो है वो आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो आई होप अगर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये क्यों ऐसा फेड हुआ, तो वो आंसर आपको मिल गया। तो एक बार फिर से बताता हूं कि Cu2 पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस की वजह से ब्लू था,
अब वो हो गया डिस्चार्ज, जिसकी वजह से वो आपका फेड होना शुरू हो जाता है। आई होप आपको ये जो इलेक्ट्रोलिसिस थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेकिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं यहां पे एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करूंगा। और हां, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।